डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनसीईआरटी विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नई पुस्तक समिति गठन का दिया निर्देश। पुराने विशेषज्ञों को किया ब्लैकलिस्ट। एनसीईआरटी निदेशक के गोलमोल जवाब पर जताई आपत्ति। 13 साल से कोमा में रह रहे हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की अनुमति। 2018 के पैसिव एथनेशिया फैसले में बाद आ रहा ये फैसला, पहला केस। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश में किया बदलाव। कोर्ट परिसर की परिभाषा को ठहराया सही। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए दी गाइडलाइन, कहा इमरजेंसी में कर सकती है पुलिस कार्रवाई। उत्तम नगर होली हत्याकांड के आरोपी के घर को विंध्यवश पर दिल्ली हाई कोर्ट लगाई रोक। एमसीडी को विंध्यवश रोकने का दिया निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं का, कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके भी हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आईवीएफ तकनीक से जुड़ी तमाम कानूनी मसलों की जानकारी आपको देंगे। देश में कई ऐसे लोग हैं जिनमें प्रजनन से संबंधित कई शारीरिक समस्याएं होती हैं। ऐसे लोग आमतौर पर खराब जीवन शैली, तनाव, अनियमित डाइट, गलत आदतों के कारण प्रजनन संबंधी शारीरिक समस्याओं के शिकार होते हैं। ऐसे में आईवीएफ तकनीक के जरिए माता पिता बना जा सकता है। आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। आईवीएफ के गलत इस्तेमाल के लिए भी कानून है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। राम नरेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। आप फोन करके भी हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127 हमारा दूसरा फोन नंबर है 01206127 वापस चलेंगे हमारे आज के विशेष अधिवक्ता राम नरेश यादव जी के पास। आपसे जानना चाहेंगे कि आईवीएफ से पैदा हुए बच्चों के अधिकार क्या हैं। सबसे पहले शालिनी जी, ये आईवीएफ क्या होता है ये हम जान लेते हैं। आईवीएफ जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है जी, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की एक क्रांतिकारी तकनीक है। यह उन कपल्स के लिए एक वरदान है जो इनफर्टिलिटी या अन्य जैविक बाधाओं के कारण माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। आईवीएफ टेक्निक में सबसे पहले हम कुछ चरण हैं इसमें जिससे इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ओवेरियन स्टिमुलेशन, यानी सबसे पहले महिला को कुछ विशेष हार्मोनल दवाएं या इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसके ओवरी में एक के बजाय कई स्वस्थ एग विकसित हो सके। उसके बाद उन एग्स को रिट्रीव करते हैं, यानी कि जब अंडे मैच्योर हो जाते हैं तो एक छोटी माइनर सर्जरी के जरिए उन्हें शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है जी। उसके बाद इसी समय पुरुष के जो स्पर्म है उनका नमूना लिया जाता है। लैब के नियंत्रित वातावरण में एक विशेष पेट्री डिश में एग्स और स्पर्म को मिलाया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो सके। उसके बाद एम्ब्रियो कल्चर किया जाता है, उससे जाइगोट अगले 3-4 दिनों तक लैब में विकसित किया जाता है और उससे एम्ब्रियो बन जाता है। फिर एम्ब्रियो का अंत में जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, जो सबसे स्वस्थ एम्ब्रियो होता है उसका चयन करके उसे एक पतली कैथेटर ट्यूब के जरिए महिला के यूट्रस में स्थापित कर दिया जाता है। यदि एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो प्रेगनेंसी सफल मानी जाती है। यह तकनीक न केवल जो ब्लॉक ट्यूब्स होती है बल्कि कम जो स्पर्म संख्या होती है, लो स्पर्म काउंट जैसी समस्याओं का भी एक प्रभावी समाधान करती है। अब हम जानते हैं कि आईवीएफ से पैदा हुए बच्चों के अधिकार, जो आपने सवाल पूछा था कि उनके बच्चों के क्या राइट्स हैं। एआरटी अधिनियम 2021 के अनुसार आईवीएफ के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को वही कानूनी दर्जा और अधिकार प्राप्त है
जो एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुए बच्चे को मिलते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो है लेजिटिमेसी का, यानी कानून स्पष्ट रूप से ये कहता है कि ऐसा बच्चा उस कपल की एक लेजिटिमेट यानी वैध संतान माना जाएगा जिसने ये आईवीएफ का उपचार करवाया है। उसे अपने माता पिता की चल और अचल संपत्ति यानी उनकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक पूर्ण उत्तराधिकार का अधिकार है। इसके अलावा बच्चे की गोपनीयता यानी बच्चे को प्राइवेसी का भी अधिकार है। ये नहीं कर सकते बाद में कि जो एग्स कहाँ से रिट्रीव हुए हैं या स्पर्म काउंट कहाँ से लिया है, तो ये भी एक प्राइवेट रखा जाता है और प्राइवेसी का अधिकार भी है। क्लिनिक और बैंक बच्चे के जन्म की परिस्थितियों या डोनर की पहचान को सार्वजनिक नहीं कर सकते। हालांकि यदि भविष्य में कोई गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कोई आनुवंशिक बीमारी बच्चे में होती है, तो बच्चा डोनर की केवल चिकित्सा जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसकी पहचान फिर भी गोपनीय रखी जाएगी। कानून माता पिता को बच्चे को त्यागने से रोकता है, यानी कि बच्चे को अबेंडनमेंट नहीं कर सकते। यदि बच्चा किसी विकृति या लिंग के कारण माता पिता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो ये एक दंडनीय अपराध है। तो हम इसको संक्षेप में कहें तो यह कानून ये सुनिश्चित करता है कि तकनीक से पैदा होने के कारण बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जी शालिनी जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में आईवीएफ को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा विनियमित किया जाता है। कुछ दिशा निर्देश हैं जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी शालिनी जी, भारत में आईवीएफ और अन्य सहायक प्रजनन तकनीक यानी एआरटी के जो नियम है उनकी नींव भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा ही रखी गई थी। जी। वर्तमान में एआरटी रेगुलेशन एक्ट 2021 लागू होने से पहले आईसीएमआर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी नेशनल गाइडलाइंस फॉर एक्रीडेशन सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ एआरटी क्लिनिक इस क्षेत्र का मुख्य आधार थी। सबसे पहले तो इन गाइडलाइंस के अनुसार आईसीएमआर ने अनिवार्य किया था कि देश के सभी एआरटी क्लिनिक और स्पर्म बैंकों का पंजीकरण यानी उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है ताकि उनकी गुणवत्ता और लैब के मानकों की निगरानी की जा सके। दूसरा, दिशा निर्देशों के तहत जो भी बेनिफिशियरी हैं उनकी आयु सीमा तय की गई थी। साथ ही यह सुनिश्चित करना अनिवार्य था कि प्रक्रिया से पहले महिला और पुरुष की पूरी मेडिकल जांच हो। तीसरा, क्लिनिकों के लिए अनिवार्य था कि वे दंपत्ति को इलाज के खर्च, सफलता की संभावना और संभावित शारीरिक या मानसिक जोखिम इसके बारे में लिखित में विस्तार से बताएं। आईसीएमआर के नियमों के अनुसार स्पर्म या एग्स दान करने वाले डोनर्स की पहचान को पूरी तरह गुप्त रखना अनिवार्य था। एक डोनर कितनी बार दान कर सकता है इसके लिए भी सीमा तय की गई थी। इन गाइडलाइंस ने सेक्स सिलेक्शन और एम्ब्रियो की जो कमर्शियल बिक्री है उस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया था। जी। यद्यपि ये गाइडलाइंस व्यापक थे लेकिन इनके पास एक स्टैट्यूटरी पावर की कमी थी जिसे दूर करने के लिए सरकार ने बाद में 2021 का नया कानून पेश किया और ये दिशा निर्देश उसी कानून के जो ढांचे का एक हिस्सा अभी बन चुके हैं। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 के क्या प्रस्ताव हैं। जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 है उसका मुख्य उद्देश्य है आईवीएफ क्लिनिकों और एआरटी बैंकों को रेगुलेट करना। जी। इस कानून के जो मुख्य प्रोविजंस हैं, सबसे पहला तो इसके तहत एक नेशनल बोर्ड और राज्य बोर्ड का गठन किया गया है जो एआरटी क्लिनिक के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट और मानक तय करते हैं। साथ ही सभी क्लिनिकों का नेशनल रजिस्ट्री में पंजीकरण करना अनिवार्य है।
कानून के अनुसार एआरटी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए महिला की आयु 21 से 50 वर्ष और पुरुष की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एक ओसाइट डोनर अपने जीवन काल में केवल एक बार ही दान कर सकती हैं और उसे अधिकतम 7 एग्स ही उनसे लिए जा सकते हैं। डोनर का इंश्योरेंस करना अनिवार्य है ताकि किसी भी स्वास्थ्य जटिलता की स्थिति में उसे सुरक्षा मिल सके। आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो एक बायोलॉजिकल बच्चे को मिलते हैं। डोनर की पहचान को गोपनीय रखा जाना अनिवार्य है। अवैध रूप से सेक्स सिलेक्शन, एम्ब्रियो की बिक्री या मानव तस्करी करने पर 5 से 10 साल की कैद और 10 से 20 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो ये सब एआरटी बिल जो रेगुलेशन बिल है 2020 उसके ये मुख्य प्रावधान है। जी, आज हम बात कर रहे हैं आईवीएफ से रिलेटेड जानकारी के बारे में। हमारे विशेष अधिवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम नरेश यादव जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि विदेशों में आईवीएफ की कानूनी स्थिति क्या है। शालिनी जी, दुनिया भर में आईवीएफ को लेकर कानून अलग अलग हैं जो वहाँ की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पे है। सबसे पहले हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं। यहाँ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी द्वारा आईवीएफ को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रेगुलेट किया जाता है। यूके में 2005 के बाद से डोनर की गोपनीयता खत्म कर दी गई है, यानी 18 साल का होने पर बच्चा अपने बायोलॉजिकल माता पिता के बारे में जान सकता है। यूएसए में यहाँ कोई फेडरल लॉ नहीं है, अलग अलग राज्यों के अपने अपने नियम हैं और कुछ राज्यों में कमर्शियल सरोगेसी और आईवीएफ बहुत उदार हैं, जबकि कुछ में एम्ब्रियो कंजर्वेशन को लेकर कड़े नियम हैं। ऐसे हम यूरोप की अगर बात करें, जैसे जर्मनी, इटली जैसे देशों में कानून काफी सख्त है। जर्मनी में एम्ब्रियो कंजर्वेशन अधिनियम के तहत एग का जो डोनेशन है वो प्रतिबंधित है। इसके विपरीत स्पेन और ग्रीस अपनी उदार नीतियों के कारण फर्टिलिटी टूरिज्म का एक केंद्र बन गए हैं। अब हम इस्लामिक देशों की बात करें, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इन देशों में आईवीएफ की अनुमति केवल विवाहित जोड़े को दी गई है, यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं सिर्फ वही आईवीएफ करा सकते हैं। यहाँ तीसरे पक्ष का दान यानी थर्ड पार्टी डोनेशन जैसे स्पर्म या एग बैंक है वो धार्मिक और कानूनी रूप से प्रोहिबिटेड है, यानी कि ये वर्जित है वहां पे। ऐसे ही अगर हम चीन की बात करें तो यहाँ जैसे चीन में अभी जो बर्थ रेट है वो गिरता जा रहा है, तो उसको देखते हुए वहां पे जो रूल्स रेगुलेशन है उनमें काफी ढील दी गई है। लेकिन अभी भी अनमैरिड जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आईवीएफ प्रक्रिया को लेकर कई कानूनी चुनौतियां चीन के अंदर अभी मौजूद हैं। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आईवीएफ को अपनाने में क्या नैतिक चुनौतियां या मुद्दे हैं। आईवीएफ तकनीक कई इथिकल डिलेमास पैदा करती है, जो नैतिक दुविधाएं पैदा करती है। सबसे पहले तो एक चक्र के दौरान कई एम्ब्रियो बनाए जाते हैं, यानी कि जब एक साइकिल बनती है तो उसमें कई एम्ब्रियो हैं वो बनाए जाते हैं। जो एम्ब्रियो उपयोग नहीं होते उन्हें सरप्लस कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या उन्हें नष्ट करना नैतिक है, क्या उन्हें वैज्ञानिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाना सही है। ये जीवन की शुरुआत को लेकर एक बहस पैदा करता है। यदि एक से अधिक एम्ब्रियो गर्भाशय में विकसित हो जाते हैं तो स्वास्थ्य जोखिम कम करने के लिए कुछ को हटा दिया जाता है। कई लोग इसे एबॉर्शन के समान भी मानते हैं और उसे कहते हैं कि ये एक तरह से सेलेक्टिव फिटल रिडक्शन, यानी जो एम्ब्रियो है उसका चयन किया गया है। उसके बाद आनुवंशिक स्क्रीनिंग, इसका उपयोग बीमारियों को रोकने के लिए होना चाहिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा डर है कि भविष्य में लोग सुंदरता, बुद्धि या कोई अन्य लक्षणों के आधार पर बच्चे का चुनाव करेंगे जो प्राकृतिक प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ है, जिसको हम कहते हैं कि डिजाइनर बेबीज। अगर भविष्य में लोग चाहेंगे कि मेरा बच्चा सुंदर हो, उसका इतनी हाइट हो, ऐसी उसकी बुद्धि हो, तो एक तरह से वो
डिजाइनर बेबीज है वो भी एक डर है कि क्या आगे डिजाइनर बेबीज की कल्पना करेंगे या इस तरह से उनका चुनाव करेंगे। फिर जब प्रजनन क्षमता को खरीदा और बेचा जाता है तो ये मानव जीवन और शरीर विशेषकर गरीब महिलाओं के एग्स को एक कमोडिटी के में बदल देता है, जिससे शोषण का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि जो कमर्शियलाइजेशन होती है एग्स की, जी। तो वो भी एक तरह से खतरे के रूप में देखा गया है। जी। जी शालिनी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आईवीएफ का गलत इस्तेमाल कैसे होता है, इसे रोकने के लिए क्या कानून है? आईवीएफ का सबसे जो गंभीर दुरुपयोग है वो है सेक्स सिलेक्शन, और कमर्शियल शोषण के रूप में भी उसका इस्तेमाल होता है। कई अवैध क्लिनिक बेटा होने की गारंटी जैसे विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को ठगते हैं और सामाजिक असंतुलन पैदा करते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियो की अनैतिक तस्करी यानी उसकी ट्रैफिकिंग और बिना सहमति के डोनर के गैमेट्स का उपयोग भी एक बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए भारत के अंदर दो मुख्य कानून है। सबसे पहला कानून है पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994। यह कानून गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग की जांच या उसके सिलेक्शन को पूरी तरह प्रोहिबिटेड करता है। इसके उल्लंघन पर क्लिनिक को सील करने और जेल भेजने का भी प्रावधान है। जी। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एआरटी रेगुलेशन एक्ट 2021, यह कानून लिंग सिलेक्शन को किसी भी कोशिश को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाता है। यह विज्ञापनों पर रोक लगाता है और एम्ब्रियो की बिक्री या उसका आयात निर्यात इसको प्रतिबंधित करता है। सरकार ने सभी क्लिनिकों के इस प्रक्रिया का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से नेशनल रजिस्ट्री में अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है, जिससे गलत गतिविधियों पर नजर रखना आसान होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश यादव जी, आईवीएफ तकनीक से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।